नमस्कार छात्रों, मैं प्रदीप कुमार प्रोजेक्ट सेवा कन्या +2 विद्यालय खिदरसराय गया से +2 इतिहास शिक्षक आपका स्वागत करता हूं गया गाइडेंस प्रोग्राम में। बच्चों, हमने 11वें इतिहास के सारे विषय यानी सारे चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। अब हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड यानी 12th बोर्ड बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। आज से क्रैश कोर्स का शुभारंभ है और आज हम लोग इस क्रैश कोर्स में आपको उतना ही बात बताएंगे जिससे आप निश्चित रूप से गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि क्रैश कोर्स के किसी भी विषय, चाहे वह हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या साइंस में आपका बायो हो, मैथ हो, किसी भी विषय का अगर आप वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम आसानी से और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो क्रैश कोर्स में हम लोगों ने बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग बच्चों। आप लोगों से उम्मीद है आप इसे सफल बनाएंगे। इस क्रैश कोर्स के वीडियो को देखकर आप निश्चित रूप से आने वाले 2022 के इंटर बोर्ड एग्ज़ाम में सफल होंगे। तो मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको इतिहास में क्या क्या किस तरह का प्रश्न आता है और उसमें कितने क्वेश्चंस को आपको उत्तर देना है उसके बारे में मैं आपको बोर्ड पर थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, क्योंकि वह बहुत ज़रूरी है। बच्चों, बिहार बोर्ड ने बहुत आसान तरीका अपनाया है ताकि कोई भी बच्चा आसानी से पास हो जाए। पास होने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बहुत ही आसानी से आप पास हो जाएंगे और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो प्रथम श्रेणी अवश्य आएगा। मैं क्वेश्चन का पैटर्न बताता हूं। बिहार बोर्ड में हिस्ट्री 100 नंबर का है। उल्टा हो गया, मैं उल्टे साइड में खड़ा हो गया। हिस्ट्री टोटल मार्क्स 100 है, जिसमें 50% यानी 100 मार्क्स का 50% आपका 50 होता है। 50% यानी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा और यह ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान होता है जिसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और यह भी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो है 2021 में कोरोना के कारण 100 क्वेश्चन पूछा गया था, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, आउट ऑफ विच 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना था। यानी कि 50 आंसर देना है, आपको दुगने प्रश्न दिए गए थे, उसमें से आंसर देना था। परंतु जो सामान्य बिहार बोर्ड का नियम है यानी 2020-2019 उस समय देखा जाए तो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था जिसमें 50 का आंसर देना है। तो इस बार क्या होगा, क्या पैटर्न होगा, आपको दुगना ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा या 50 में 60 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा या आपको बिहार बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से निश्चित ही आने वाले एक आध महीने में बता दिया जाएगा। लेकिन कितना आसान है। 50 ऑब्जेक्टिव अगर हम मान लें कि 60 क्वेश्चन हैं, 60 प्रश्न हैं, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव देना है और यह ऑब्जेक्टिव कोई व्यक्ति चेक नहीं करता है, कंप्यूटर चेक करता है। 50 में आप 45 ले आते हैं, सेकंड डिवीजन तो आपका ऐसे ही आ जाएगा। अब चलते हैं, हम 50 मार्क्स हो गया। अब दूसरे ओर चलते हैं। दूसरा है सब्जेक्टिव जो 2 नंबर का है और 5 नंबर का है। सब्जेक्टिव में जिसे आप लघु उत्तरीय प्रश्न भी कह सकते हैं। लघु क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 प्रश्न और ये 2 मार्क्स के होते हैं, 2 अंक यानी 30 अंक, 30 मार्क्स। ये इसमें भी बहुत आसानी से सॉल्व करना है। पिछला बार 15 क्वेश्चन था और 30 क्वेश्चन दिए गए थे, यानी जस्ट डबल 2021 में कोरोना के कारण, और आपको उसमें से कितना करना था, मात्र 15। उससे पहले आपको 2020 का क्वेश्चन आप देखें तो 15 क्वेश्चन के लिए आपको 27 प्रश्न दिए गए थे, यानी 2 नंबर का 27 प्रश्न था जिसमें से आपको 15 करने हैं। तो हम मान लेते हैं अगर कुछ पैटर्न चेंज भी होगा तो 25 प्रश्न आपको जरूर दिए जाएंगे जिसमें 15 क्वेश्चन करने हैं। कितना आसान है। ये आपको 30 भी हो सकते हैं और 27 भी, पर मैंने बीच का रास्ता अपनाया है। और 25 प्रश्न तो निश्चित रहेंगे जिसमें से आपको मात्र 15 का आंसर देना है, 2-2 नंबर का, और ये आप बहुत आसानी से सोल्व करेंगे। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर जिसको कहते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप, यह आपको आता है 4 क्वेश्चन, 4 प्रश्न और ये प्रत्येक का 5 अंक होता है। तो 4×5 20 मार्क्स। इसमें बहुत आसान है, ये आपको डबल रहेगा, यानी कि 4 प्रश्न है तो 8 प्रश्न रहेंगे
8 प्रश्न में से आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। टोटल क्वेश्चन इसमें कोई संशय नहीं है, सिर्फ 8 प्रश्न रहेंगे यानी दुगना। इसमें से आपको कितने का आंसर देना है? मात्र 4 प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, तो आप आसानी से चूज कर सकते हैं। आपको हर जगह चूज करने का ऑप्शन है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें 60 या हो सकता है 100 ऑब्जेक्टिव रहे, उसमें से मात्र 50 का आंसर देना है। आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर वाले। ठीक है, 15 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो निश्चित रूप से 25 क्वेश्चन या 30 भी आ सकता है। पिछला बार 30 आया था, तो आपको 25 आउट ऑफ 25 यू हैव टू आंसर 15 क्वेश्चन। 25 प्रश्नों में से मात्र 15 प्रश्न का उत्तर देना है। कितना आसान है, 15 दूनी 30 नंबर। और लॉन्ग आंसर टाइप में आपको 4 क्वेश्चन है 8 नंबर का, 4 पचे 20 यानी 20 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन का 5 मार्क्स है। आपको दुगना क्वेश्चन रहेगा यानी 4 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन रहेगा, आउट ऑफ विच आपको 4 आंसर करना है। तो कितना आसान है, मतलब एग्जाम पास करना बहुत ही सरल है बिहार बोर्ड का, और ये हर एक विषय के लिए लागू है। ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल है, जैसे कि ज्योग्राफी 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 70 नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको एग्जाम देना है 70 नंबर का, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल जनरली सामान्यतः आपके विद्यालय में ही आयोजित की जाती है, जनवरी के महीने में आयोजित होगी। तो अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। चूंकि 12वीं में यानी क्लास 12th में कुल 15 चैप्टर हैं, और वो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत तीनों में बांट दिया गया है। तीनों को बांटकर शुरुआत की गई है। पहला चैप्टर आपका हड़प्पा सभ्यता था, जिसका वीडियो आपके YouTube चैनल पर उपलब्ध है। हमारे राकेश सर के माध्यम से इसका क्लास लिया गया था, वो आप दे सकते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। यह बहुत लंबा क्षेत्र है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ठीक है, यह आप देख सकते हैं 1000 साल का समय अंतराल है। तो मैं इस चैप्टर को शुरू करने जाऊं उससे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक आपको बता दूं कि प्राचीन भारत के इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत है। तो उसे मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आपको उसको थोड़ा सा हम संक्षेप में बता देता हूं। ऐसे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, क्योंकि हमारा इतिहास स्रोत पर आधारित है। स्रोत 2 तरह का होता है। अगर आप विशेष अध्ययन करेंगे, जब BA में और MA में पढ़ेंगे, तो उसे आप प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत कहते हैं। परंतु यहाँ पर हमने आपको प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत जो मूलतः हैं उसके बारे में हमने आपको बताया है। स्रोत को हम जो प्राचीन भारत के इतिहास से 2 भागों में बांट सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पुरातत्व यानी कि वो पुरातत्व से रिलेटेड है, जैसे कि भवन के अवशेष हो गए। ठीक है, आपको कहीं राजा के महल मिलते हैं, वो सब हो गए। मुद्रा का भी एक अलग इतिहास है। मुद्रा शास्त्र पढ़ाया जाता है, जिसमें आप मुद्रा से यह बता सकते हैं किसी शासक के समय, जैसे गुप्त काल में सोने के अधिक मुद्राएं चलाए गए, तो यह बताया जाता है कि गुप्त काल का स्वर्णिम युग था, अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। उसी तरह शुरुआत के सिक्के, जिसे पंचमार्क सिक्के कहे जाते हैं या आहत सिक्के भी कहे जाते हैं, ये सारे जो सिक्के खुदाई के क्रम में हमें मिलते हैं, उसका अध्ययन करके उस समय विशेष का और उस राजा के समय का या काल के समय का अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक इतिहास लिखने में काफ़ी मदद मिलती है। तीसरा है अभिलेख। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभिलेख का मतलब है इंस्क्रिप्शन, यानी कि किसी भी तरह का, चाहे वह पत्थर पर लिखा गया हो। आप मंदिर में जाते हैं तो कुछ प्राचीन मंदिरों में आपने देखे होंगे पत्थर पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है, वह अभिलेख कहलाता है। बराबर की गुफा में जाएं, वहाँ भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो उन सब का अध्ययन करने से हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह आपका पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में आए, साहित्यिक स्रोत में आपका 2 भागों में बांटा गया है, देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। देसी साहित्य यानी भारत में जो लिखा गया है उसे देसी साहित्य कहा गया, और भारत से बाहर जो लिखा गया वह विदेशी साहित्य कहा गया। देसी साहित्य को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और धार्मिकेतर साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य में आपका 3 प्रमुख है। ब्राह्मण साहित्य, जिसे आप जानते हैं, चाहे वेद हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, यह ब्राह्मण साहित्य में आता है। बौद्ध साहित्य, ठीक है,
बौद्ध साहित्य में आपका बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ जैसे अंगुत्तर निकाय हो गया, ठीक है, ये सब त्रिपिटक हो गया। और उसके बाद जैन साहित्य, जैन साहित्य यानी जैन धर्म ग्रंथ से रिलेटेड साहित्य। और ऐसा नहीं है कि जैन साहित्य या बौद्ध साहित्य या ब्राह्मण साहित्य में सिर्फ उस धर्म से रिलेटेड बातें हैं, नहीं, उस समय के तत्कालीन राजा का वर्णन है, उस समय के तत्कालीन समाज कैसा था उसका वर्णन है। तो इतिहासकार बहुत ही सावधानी से उन सभी साहित्य का अध्ययन करते हैं और उसके बाद उसमें से जो आवश्यक सामग्री है वो लेते हैं। जैसे हम जब 600 ईसा पूर्व चैप्टर शुरू करेंगे तो वह शुरू ही होगा आपको महाजनपद से। तो महाजनपदों का उल्लेख आपका बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी है और जैन धर्म ग्रंथों में है। बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय, और किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है तो भगवती सूत्र। वो सारा ऑब्जेक्टिव आपको हम लोग लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। धार्मिकेतर साहित्य में आपका आ गया कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी, ठीक है, मुद्रा राक्षस, ये सारे पुस्तकें जो हैं जो धर्म से अलग लिखी गई हैं वह धार्मिकेतर साहित्य है। और मौर्य वंश के इतिहास को जानने में तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसे विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं विदेशी साहित्य में। विदेशी साहित्य में विदेशी धार्मिक ग्रंथ जो भी लिखे गए हैं, यानी जो भारत में आकर उनके विद्वान रहे हैं और उन्होंने भारतीय धर्म से रिलेटेड कुछ बातें अपने धार्मिक पुस्तकों में लिखी, उसका भी विवरण साहित्यकार या इतिहासकार उठाते हैं। और विदेशी यात्रा वृत्तांत, हमारे यहाँ बहुत विदेशी शुरू से ही आते रहते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था, ठीक है, वह सेल्यूकस का राजदूत था। इसके अलावा टॉलमी, प्लिनी, और आगे चले तो आप मध्यकाल में भी आ जाएं तो अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय, ठीक है, टॉमस मोर वगैरह बहुत सारे, मार्को पोलो आपको आए थे। तो ये सारे जो धार्मिक लोग, विदेशी लोग भारत में आए, ठीक है, चीनी यात्री हुएनसांग हो गए, फाहियान हो गए, वो भारत में आए, भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया और उस समय के तत्कालिक बातों का भी उल्लेख किया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर, जो कि दूसरा चैप्टर है, इसी ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, विषय 2 यानी दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, ठीक है। क्यों इस समय 600 ईसा पूर्व से पहले राज्य और राजा का सिद्धांत नहीं था, लेकिन 600 ईसा पूर्व तक जब लोहे का अत्यधिक प्रयोग होने लगा, ठीक है, तो राजा का अस्तित्व आया, महाजनपदों का उदय हुआ और उसके बाद आगे चलकर धीरे धीरे यह अस्तित्व में आया नगर। आपको यहाँ कई चित्र दिए गए हैं। ये चित्र आपको दर्शाता है, देखिए, यह चित्र आपको दर्शाता है खेती से। कोई भी समाज जब विकसित होता है तो उसमें कृषि का सबसे महत्वपूर्ण हाथ होता है, ठीक है। कैसे होता है? जब कृषि में अधिशेष उत्पादन होने लगता है, यानी अधिक उत्पादन होने लगता है, तो लोगों को यह चिंता नहीं रहती है कि उनका पेट किस प्रकार भरेगा। अब वो दूसरे दृष्टिकोण या दूसरे विभागों की ओर, दूसरे तरफ सोचने लगते हैं। वो व्यापार की ओर सोचेंगे, वो वाणिज्य की ओर सोचेंगे, वो धातु कर्म की ओर सोचेंगे। तो इस तरह धीरे धीरे व्यापार का विकास होगा, वाणिज्य का विकास होगा। छोटे छोटे गांव छोटे कस्बों में बदलेंगे, छोटे कस्बे धीरे धीरे छोटे शहर में बदलेंगे और शहर धीरे धीरे बड़े बड़े नगर में बदलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर शुरुआत में ही आपको कृषि का चित्र दिया गया है, इसका बहुत ही महत्व है, ठीक है। यहाँ इस चित्र में आप देखिए, इस चित्र में, इसे तो आप लोग भली भांति जानते हैं, अशोक स्तंभ जो हमारा चिन्ह भी है राष्ट्रीय, ठीक है। यह सम्राट अशोक हैं। जब हम आगे इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो सम्राट अशोक के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और यह अभिलेख का एक चित्र दिया गया है। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या क्या, चूँकि यह क्रैश कोर्स है इसलिए अब आपको परीक्षा से रिलेटेड बातें ज़्यादा बताई जाएंगी। इस चैप्टर में हम लोग प्रिसेप और प्रियदर्शी का संबंध सीखेंगे, प्रारंभिक राज्य जो उदय हुआ उसकी समझ सीखेंगे, एक आरंभिक साम्राज्य मगध साम्राज्य का उदय हुआ था और मगध साम्राज्य
पूरे भारत में कई शताब्दियों तक राज करता रहा, उसके बारे में जानेंगे। राजधर्म के नवीन सिद्धांत, कुछ राजाओं ने अपना राज्य धर्म निश्चित किया था, उसके बारे में जानेंगे। बदलता हुआ देहात, जो हमने अभी आपको बताया, जो गांव या देहात धीरे धीरे कस्बा बना, नगर बना, उसके बारे में जानेंगे। नगर और व्यापार किस प्रकार बहुत ही विकसित हुआ, और मूल बातें, और अंत में अभिलेखीय साक्ष्य की सीमा, जो आपको स्रोत हम पढ़ा रहे थे, जो भी अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है उसका सीमा क्या है। ठीक है, ये प्रीसेप ऑफ प्रियदर्शी, इसके बारे में जानना जरूरी है कि यह क्या है। ठीक है, भारत में जो भी अभिलेख शुरुआत हुआ है उसमें आप कह सकते हैं कि प्रीसेप और प्रियदर्शी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब यह प्रीसेप और प्रियदर्शी है कौन? प्रीसेप और प्रियदर्शी शब्द सम्राट अशोक के लिए उपयोग किया गया है। उनके जितने भी अभिलेख मिले हैं, चाहे रुमनदेही अभिलेख हो, बराबर की गुफा हो, पिपरिहवा हो, गंधार अभिलेख हो, जूनागढ़ अभिलेख हो, या अन्य जो भी अभिलेख हो, उसमें अशोक के लिए प्रीसेप और प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब ये प्रीसेप और प्रियदर्शी के बारे में आप लोग जान गए, तो आखिर इनके बारे में जानकारी प्राप्त कैसे हुई? तो इनके बारे में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश फिरोज शाह तुगलक वंश के जो शासक थे, ठीक है, उन्होंने कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ और हरियाणा के टोपरा, दो स्थानों पर अशोक के अभिलेख पहले से थे, उसे उठाकर वो अपनी राजधानी दिल्ली लाए थे और वहाँ उसको पढ़ने का प्रयास किया गया था, परंतु उसमें वह सफल नहीं हुए। तो फिरोज शाह कोटला जो उनका महल था उसमें उसको लगवा दिया गया दीवालों में। बाद में आगे चलकर 1750 ईस्वी में एक अंग्रेज थे जिनका नाम टी फैंथलर थे, उन्होंने इन फिरोज शाह कोटला के अभिलेखों जो टोपरा और मेरठ से लाया गया था उसे देखा, खोजा। यानी आप कह सकते हैं कि आधुनिक काल में टी फैंथलर ने 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को खोजा, परंतु पढ़ने में सफल नहीं हुए। आगे चलकर जेम्स प्रीसेप नाम के अंग्रेज जो थे उन्होंने इस अभिलेख को पढ़ लिया जो टोपरा और हरियाणा में मिला था, फिरोज शाह कोटला में मिला था, और 1837 में पढ़ा। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको आगे भी दिया जाएगा कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा, जो जेम्स प्रीसेप ने कब पढ़ा, 1837 में। ठीक है, ये अभी अशोक के अभिलेख जो उस कोटला में मिले थे वह कहाँ के थे? यूपी के मेरठ और हरियाणा के टोपरा के थे। ये सारा ऑब्जेक्टिव, हम लोग जो भी बातें आपको इस वीडियो में मौखिक भी बताएंगे वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा और उसे आप सब्जेक्टिव में भी लिंक कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक के अभिलेख के बारे में यह बताएं, तो आप शुरुआत कर सकते हैं कि प्रारंभिक अभिलेख हरियाणा के टोपरा से मिला था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने मंगवाया, जिसे असफल रहा पढ़ने में, और बाद में उसे टी फैंथलर ने 1750 में खोजा और जिसे सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रीसेप को जाता है, और उसके बाद फिर बाकी अशोक के अभिलेखों के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। तो ये आपका प्रियदर्शी और प्रीसेप जो है वो अशोक से रिलेटेड है, ठीक है, जो मौर्य वंश का प्रतापी राजा था। अब हम लोग चलते हैं वहाँ जहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत होती है, और वह है 600 ईस्वी में। ठीक है, 600 ईस्वी में यानी 6ठी शताब्दी में, और उसी समय आप लोग सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध का यानी गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। भगवान महावीर का जन्म हुआ जो जैन धर्म के संस्थापक थे। ये सारा कार्यक्रम यानी जो भी काल घटना थी वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का ही है, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच का है। और उसी समय सबसे बड़ी घटना यह हो रही थी कि भारत में वैदिक काल के बाद यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद लोहे का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा था। लोहे के हथियार हो, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे तलवार बनाने में हो, इन सब का उपयोग हो रहा था। ठीक है, तो और बाकी बौद्ध जैन धर्म के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, यहाँ पर विशेष चर्चा नहीं करते हैं। उसी समय 16 महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपद क्या है? महाजनपद को आप आज की भाषा में, आधुनिक भाषा में आप राज्य कह सकते हैं। जैसे भारत में अभी 29 राज्य हैं, उसी तरह आप कह सकते हैं भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें जो सर्वप्रमुख महाजनपद था वह था मगध। मगध में
हर्यंक वंश की स्थापना की गई थी बिंबिसार के द्वारा। ऐसे कहा जाता है कि प्राचीन मगध का वंश बृहद्रथ वंश था, जिसका अंतिम शासक जरासंध हुआ, जो राजगीर में आप जरासंध का अखाड़ा भी देखते हैं, और हमारी पौराणिक महाभारत कथाओं में भी जरासंध के बारे में चर्चा है, जिसे भीम ने हराया था। तो लेकिन जो प्रमाणिक वंश है वह हर्यंक वंश है, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु आया और इसी तरह यह कालक्रम चलते रहा। 16 महाजनपदों के बारे में यहाँ फोटो यानी चित्र भी दिखाया गया है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह 16 महाजनपद थे। आप देख सकते हैं चित्र में। यहाँ देखिए आपका मगध है यहाँ, ठीक है, उसी जगह मत्स्य है, कुरु है, पांचाल है, इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। आप यहाँ आइए, ठीक है, चेदी वंश है, उज्जैन है, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। उसके बाद आप ऊपर आइए, यानी कि पश्चिमोत्तर भारत में यहाँ तक्षशिला है, यह भी गंधार है। तक्षशिला भी मगध, माफ कीजिएगा, 16 महाजनपदों में एक की राजधानी थी। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अक्सर पूछता है कि दक्षिण भारत में या 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था, वह आपका यहाँ देखिए अस्मक लिखा हुआ है। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि यह दक्षिण भारत में है। जो भारत का नक्शा है उसी हिसाब से आप देख सकते हैं ये दक्षिण भारत में है। जिसकी राजधानी भी पूछता है क्या थी, पोटन या पाटन भी कहा जाता है। उसकी राजधानी थी अस्मक की, पोटन या पाटन। तो ये 16 महाजनपद जो थे अपने अपने क्षेत्रों में विकसित हुए, वहाँ अलग अलग राजाओं का शासन हुआ, ठीक है। परंतु इन सभी महाजनपदों में जो श्रेष्ठ महाजनपद उभर कर आया वह हम लोगों का बिहार का था, जिसका नाम आप लोग मगध के नाम से जानते हैं। प्रारंभ में हर्यंक वंश बिंबिसार ने इसकी स्थापना की और राजधानी राजगीर या राजगृह को बनाया, ठीक है। प्राकृत भाषा में राजगृह का नाम दूसरा है। और यह इसलिए बनाया क्योंकि आज भी आप राजगीर घूमने जाइएगा तो आप देखेंगे चारों ओर पहाड़ हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था कि दूसरे लोग जब आक्रमण करेंगे तो अपनी राजधानी की सुरक्षा पहाड़ों से घिरा होने के कारण काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। और धीरे धीरे मगध के जो भी शासक हुए, जिस वंश के भी शासक हुए, जैसे हर्यंक वंश हुआ, बाद में नंद वंश आया, ठीक है, तो इन्होंने इन सभी क्षेत्रों पर धीरे धीरे आक्रमण करके कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि जब आप मौर्य काल में पहुँचेंगे तो ये जो पश्चिमोत्तर भारत है यह भी मौर्य काल का हिस्सा था। और मौर्य वंश के बारे में यह एक सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वह गुप्त वंश हो, चाहे वह अंग्रेज़ों का शासनकाल हो, कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ या कोई भी ऐसा वंश या काल नहीं हुआ जो मौर्य वंश की तुलना कर सके उसके शासन विस्तार के क्षेत्र में, क्षेत्रफल के क्षेत्र में। जब मौर्य वंश के बारे में जब हम आएंगे तो आपको उस बारे में भी बताएंगे। तो हम यहाँ 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको हमने पहले भी बताया, बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में किया गया है। एक आरंभिक राज्य, यहाँ एक आरंभिक राज्य से मतलब है मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश पर पहुँचने से पहले मैं थोड़ा सा एक और वंश की यहाँ चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ, और वह है नंद वंश, ठीक है। नंद वंश की ही भग्नावशेषों पर या उसके अंतिम शासक घनानंद को हराकर ही चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक बना था लगभग 321 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो और आप लोग यह भी जानते हैं कि जो आपका सिकंदर महान था, जो विश्व विजेता बनने निकला था, वह मगध की सीमाओं से के पास आकर इस क्षेत्रों में आक्रमण नहीं कर पाया, जिसके कई कारण इतिहासकार बताते हैं। जिसमें एक कारण यह भी है कि घनानंद की सेना, जो मगध का अंतिम शासक था नंद वंश का, वह काफ़ी विशाल थी। 6 लाख पदाती सेना थी, पैदल सेना थी, हाथियों की सेना अलग थी, घुड़सवार की सेना अलग थी। और भी कारण है कि उसके सैनिक काफ़ी थक चुके थे। तो बहुत सारे कारण हैं, परंतु उसमें एक कारण यह भी है कि घनानंद का शक्ति के कारण भी सिकंदर और उसकी सेना, खासकर सेना, मगध की सीमा में अंदर नहीं आ सकी और उसका विश्व विजेता बनने का स्वप्न टूट गया। और बाद में घनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य, जो कौटिल्य का शिष्य था, जिसे चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से हम लोग ज़्यादा जानते हैं, उसने मौर्य वंश की नींव डाली थी। और चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी शक्तिशाली राजा था। उसके शासनकाल में उसने
काफ़ी कुछ किया, ठीक है। और उसके जो महामंत्री कहें चाणक्य, जिनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, जिसके आप चाणक्य नीति या कौटिल्य नीति के से भी अवगत हैं, तो वह काफ़ी ही विद्वान महामंत्री था, प्रधानमंत्री था। और उसकी देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य ने काफ़ी उनके विचारों से प्रभावित होकर अपनी सीमाओं का विस्तार किया। यहाँ एक बात और उल्लेखित करना चाहूँगा, चूँकि हम आ चुके हैं कहाँ, आपका मौर्य वंश में। तो मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसके समय 304-305 ईस्वी ईसा पूर्व में जो आपका सिकंदर महान का सेनापति था, जो बाद में उसका वंश शासक बना, यानी उसके बाद उसके क्षेत्रों का शासक बना, जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर था, उसने भी भारत पर आक्रमण करने की सोची। परंतु उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति काफ़ी ज़्यादा थी, घनानंद से भी ज़्यादा हो गई थी। तो उसने युद्ध के बजाय शांति की नीति सेल्यूकस निकेटर ने अपनाना महत्वपूर्ण समझा, और उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और बदले में, यानी कि हम कह सकते हैं उस समय विवाह का एक कारण यह था कि अधिक से अधिक राजनीतिक मित्रता और राजनीतिक सत्ता को बनाए रखा जाए, ठीक है। वैवाहिक संबंध राजाओं में इसी उद्देश्य से ज़्यादा होते थे। बदले में कहने का मतलब है दहेज के रूप में भी आप कह सकते हैं, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, जिसे दूसरी भाषा में, यूनानियों की भाषा में एरिया, अराकोसिया, जेंड्रोसिया और पेरीपेमी सदाई ये नाम कहा जाता है, और हम लोग अपनी भाषा में उसे काबुल, कंधार, मकरान और हेरात कहते हैं, वहाँ तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। तो यही मैं चर्चा कर रहा था कि अंग्रेज भी उस क्षेत्र को प्राप्त नहीं कर सके जो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था। और उसका आप इसके नक्शा को देखिए, यहाँ नक्शा है इसके शासन विस्तार का, कि उनका विस्तार किन किन क्षेत्रों में था। यहाँ देखिए, ये गंधार है, जिसे गंधार भी कहते हैं और कंधार भी कहते हैं। काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, इससे आगे तक का क्षेत्र, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में था। और नीचे तो ये पूरा भारत आपको दिख ही रहा है, ये पूरा क्षेत्र था। तो इतना क्षेत्र विस्तार अंग्रेज़ों के समय भी नहीं हो पाया था। आप लोग सभी जानते हैं कि उसका क्षेत्र विस्तार या भारत के किसी अन्य शासक का इतना क्षेत्र विस्तार नहीं था। यह मौर्य वंश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। इसके अलावा और भी कई उपलब्धियां थी मौर्य वंश की, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो उसके कई शासक हुए मौर्य वंश के। चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, बिंदुसार हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, और उसके बाद उसका पुत्र अशोक हुआ, जिसने अभिलेख लिखवाने की एक नई परंपरा विकसित की। और उसके अभिलेख पूरे भारत में मिलते हैं, और उसके अभिलेख को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख। शिलालेख को भी कई भागों में बांटा गया है, लघु शिलालेख और महाशिलालेख। स्तंभ लेख को लघु स्तंभ लेख और बृहद स्तंभ लेख, और गुफा लेख सिर्फ गुफा लेख है, जो आपको बराबर की पहाड़ियों में अधिकांश मिला है। ये चित्र में भी इसका पूरा वर्णन किया गया है। यहाँ देखिए, ये साइन है आपका, ठीक है, त्रिकोण का साइन है, यानी ट्रायंगल का साइन है, वो महाशिलालेख को दर्शाता है, ठीक है। स्क्वायर का साइन है, वो लघु शिलालेख को दर्शाता है। और माफ़ कीजिएगा, हाँ, रेक्टेंगल का साइन है, स्क्वायर नहीं है। और ये जो सर्किल है, ये आपको स्तंभ लेख को दर्शाता है। गुफा लेख के बारे में यहाँ बराबर में जो गया के ज़िले में स्थित है, आप लोग सभी जानते हैं, वहाँ मिला है। देखिए, कंधार में भी इसका आपको शिलालेख मिला है। यहाँ गिरनार, यानी गुजरात के क्षेत्रों में गिरनार के वन से आप लोग भली भांति प्रसिद्ध हैं, यहाँ भी मिला है, यहाँ भी मिला है। भारत के दक्षिण भारत में आप जाइए, चाहे तमिलनाडु का क्षेत्र हो, कर्नाटक का क्षेत्र हो, वहाँ भी आपको अभिलेख मिला है अशोक का। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि इन सारे क्षेत्रों में अशोक का शासन था। ये राजगीर पहाड़ी का एक चित्र दिखाया गया है, ये किलेबंदी है, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आक्रमण करेगा मगध पर, तो उसे कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। जो मौर्य वंश का जो राजनीतिक केंद्र था वह पटना था, पाटलिपुत्र था। भारत मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इतना बड़ा क्षेत्र विस्तार को, इतने अधिक सीमा में जो
आपको गंधार तक फैला हुआ है, दक्षिण भारत तक भरा हुआ है, वो पूर्वी क्षेत्र में है, तक्षशिला तक फैला हुआ है। तो इसको प्रशासनिक इकाई को, इतने बड़े क्षेत्र को प्रशासन करने के लिए कई क्षेत्रों में बांटा गया था, और जिसका केंद्र बिंदु मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है 5 क्षेत्रों में, जिसमें 4 प्रांतीय राजधानी थी और एक केंद्र पाटलिपुत्र था। तक्षशिला जो आपका पश्चिमोत्तर भारत में है, उज्जैन, तोसाली और सुवर्णगिरी आपका पूर्वी क्षेत्र में है। तो ये 4 प्रांतीय राजधानियाँ थी जहाँ प्रांतीय गवर्नर मौर्य वंश के शासन करते थे और मौर्य वंश के राजा के अधीन होते थे। और ये प्रांतीय गवर्नर अपने क्षेत्रों में सभी कार्यों का, चाहे कर इकट्ठा करना हो, चाहे वहाँ के फौजदारी मामले देखना हो, दीवानी मामले देखना हो, शांति हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, सभी चीज़ों की निगरानी करते थे। और यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज भी आप देखते हैं कि भारत में 29 राज्य हैं, सबकी अलग अलग राजधानी है, परंतु केंद्र उन पर नियंत्रण रखता है, सभी लोग अपने क्षेत्र में शासन करते हैं। इसी तरह की शासन व्यवस्था वहाँ भी थी, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, और इतने बड़े क्षेत्रों को वह संभाले हुआ था। तो बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मौर्य काल से लेकर 600 ईस्वी तक का इतिहास के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो का लिंक आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, बहुत सारे करीब 50 की संख्या में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, जिसे आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो यह आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतिहास से पूछा जाएगा उसमें काफ़ी मददगार साबित होगा। साथ ही एक लिंक भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आप सेल्फ टेस्ट दे सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। उस लिंक के माध्यम से यह आप सभी क्रैश कोर्स के उपलब्धि है या क्रैश कोर्स के कारण दिया गया है, ताकि आप अधिक से अधिक परीक्षा उपयोगी सामग्री हम आपको कम समय में उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।